हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षाएं आपके नज़दीक हैं। अपने तैयारी में जुड़ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन्स का लेक्चर नंबर 2। आज तारीख है 21/4/26, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। दो प्रॉपर्टी मुख्यतः बच्चों में बीएससी में पढ़नी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले में हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई ना? क्या पढ़ लेते हैं? पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी होती है, उसकी अवस्था देखी जाती है, स्टेट। ठीक है, तो जो एल्केन्स है, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक गैसियस अवस्था में होता है, और 5 से 15 तक लिक्विड अवस्था में होती है, और इससे ऊपर की जो होंगी यानी कि 16, 17, 18 ये सब सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। तो हमें तो याद क्या रखना है बेटा कि कार्बन 1 से कार्बन 4 तक की जितनी भी एल्केन्स हैं वो गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं, 5 से 15 लिक्विड स्टेट में, और 15 से ऊपर पाई जाती हैं सॉलिड स्टेट में। तो पहले पॉइंट में है कि फर्स्ट फोर मेंबर यानी कहाँ से, C1 से C4 तक, ठीक है, आर गैसेज क्या है, गैसेज हैं। एंड कहाँ से, C5 टू C15 आर इन लिक्विड स्टेट। एंड हायर, इससे ऊपर जाएंगे, हायर एल्केन्स आर इन सॉलिड स्टेट। ये पहली पॉइंट हो गई है। दूसरे पॉइंट में आइए। दूसरे पॉइंट में कहता है, अब इनकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो सभी एल्केन्स वाटर इनसॉल्युबल हैं, यानी पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। ठीक, तो दूसरे पॉइंट में हम लिखते हैं कि ऑल एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड soluble in non-polar solvent। जैसे आपका बेंजीन है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक, ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। ठीक, अब जैसे जैसे तीसरी पॉइंट पे कहा जाता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है एल्केन्स का, इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाती है। दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स increases as molecular weight increases। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक, कारण क्या होगा बेटा कि जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो चेन की लेंथ बढ़ेगी, तो इसमें वंडर वाल फोर्स जो है बढ़ जाएगा। ठीक, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, कारण बता दीजिए। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्टकट में बीपी लिख रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू इंक्रीज इन वंडर वाल
वंडरवाल फोर्सेस। बस समझ में आ गई। आइसोमेरिक एल्केन में देखा जाए तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। जब ब्रांचें होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। क्यों? कि ब्रांच होने पर सरफेस एरिया घटती है। ठीक, बात समझ में आ गई। इन आइसोमेरिक फॉर्म द ब्रांच्ड alkanes has higher boiling point। ब्रांच एल्केन जितनी होंगी वो हायर बॉइलिंग पॉइंट रखेंगी। ठीक, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया घटेगी, रिजल्ट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी। एज the branching increases, as the branching increases, जैसे जैसे ब्रांचें बढ़ेंगी the surface area decreases। क्या हो जाएगी? the surface area decreases and also boiling point decreases। उदाहरण दिखा दे रहा हूं, जैसे एन पेंटेन है, जैसे आपकी एन पेंटेन है। ठीक, उसको हम आइसो में दिखाएंगे और नियो में दिखाएंगे। ठीक, तो इतना आप नोट्स बनाइए, इसको मैं रख करूं। इसका एग्जांपल ले रहा हूं, तीसरे पॉइंट का एग्जांपल। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट के एग्जाम्पल में हम एन पेंटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें एन पेंटेन। क्या ले लें? एन पेंटेन। ये सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट रखेगी क्योंकि स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट में है। ठीक, एन पेंटेन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगी। ठीक, then isopentane which has, ये आइसोपेंटेन की बात हो रही है, which has high boiling point than neopentane। ठीक, अब इसको देखिए, एन पेंटेन CH3 CH2 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 और CH3, इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। ये सबसे हाईएस्ट रखेगी। ठीक, अब आइसो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आइसो की। ये कौन सी हो गई? आइसोपेंटेन हो गई। आइसोपेंटेन में क्या करेंगे? ये लो सरफेस एरिया है इसकी, देखिए इसकी तुलना में छोटी हो गई तो लो सरफेस एरिया हो गई, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी। अब हम आते हैं नियो की तरफ। नियो में कार्बन से 4 CH3 जुटेंगे, सरफेस एरिया और घट गई। ठीक, ये क्या है? नियोपेंटेन है आपका। कैसी सरफेस एरिया है? लो सरफेस एरिया है। किसकी तुलना में? आइसोपेंटेन की। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। यानी बॉइलिंग पॉइंट का क्रम देखा जाए तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ये बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर है। ठीक है, अब आते हैं, इतनी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ।
आप लोग कटाक से बनाइए नोट्स, तब तक मैं अपनी कलम में स्याही भर लूँ। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, अल्केन्स को वास्तव में कहा जाता है पैराफिन्स, और ये क्या होती हैं? कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? कम रिएक्टिव होती हैं। और ये नॉर्मल कंडीशन में अभिक्रिया नहीं करती, एबनॉर्मल कंडीशन में ये अभिक्रिया करती हैं। जैसे एबनॉर्मल कंडीशन है आपकी हाई टेम्परेचर, ठीक, या प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नॉर्मल कंडीशन में एल्केन्स अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन नहीं देती। ठीक, थोड़ा सा बता दीजिए कि एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। क्या कही जाती हैं? पैराफिन्स, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। ऐसी होती हैं, बहुत कम क्रियाशील होती है। ठीक, एल्केन्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन under abnormal condition like high temperature or ultraviolet रेडिएशन। ठीक, इतना हमें पहले बताना होगा कि कम अभिक्रियाशील होने के कारण इनको पैराफिन्स कहा जाता है। सामान्य अवस्था में अभिक्रिया नहीं करती, एबनॉर्मल कंडीशन दी जाएगी, जैसे हाई टेम्परेचर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो ये क्रियाशील होती हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। ठीक, तो पहली हेडिंग लगाते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। आप लोग वीडियो को रोककर नोट्स बनाते रहिए। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पढ़ना है हमको क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, यानी मेथेन में क्लोरीन का एडिशन। ठीक, ठीक है। और कैसे हुआ क्लोरीन का एडिशन? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मेथेन बाय क्लोरीन इज नोन एज क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। ठीक, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मेथेन by chlorine is known as chlorination of methane। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए, ये कब होगी बेटा? दो कंडीशन हमने बताया,
या तो अल्ट्रावायलेट उपस्थित हो या तो हाई टेम्परेचर हो। तो मेथेन कन्वर्ट होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में, ठीक, वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। आगे हम आते हैं, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, दिस रिएक्शन इज carried out in the presence of UV light, UV radiation, or at high temperature. High temperature. Carbon tetrachloride CCl4 is the final product. Is the final प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। होता कैसे है देखिए, एक बार पहले रिएक्शन का दिखा देता हूं कि CH4 अभिक्रिया करता है Cl2 से। किससे अभिक्रिया करता है? Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू लिखाता हूँ, लाइट को हम एच न्यू कहते हैं या यूवी रेडिएशन कहते हैं, ठीक। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो CH3Cl बनेगा और एक HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर CH3Cl Cl2 से अभिक्रिया करेगा, बनेगा CH2Cl2, HCl रिमूव हो जाएगा। फिर CH2Cl2 Cl2 से अभिक्रिया करेगा, CH बनाएगा, HCl रिमूव होगा। फिर CH Cl2 से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा CCl4 प्लस HCl, ठीक। इसी को हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, CCl4 को। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल जैसे हम दिखा दे रहे हैं, नॉर्मल ऐसे रिएक्शन होता नहीं, ठीक। तो चलिए इसको नोट करिए, इसका हम मैकेनिज्म दिखाते हैं आपको। क्रियाविधि, मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, हुआ क्या होगा। प्रोडक्ट असली होता है बेटा, अब मैकेनिज्म सोची समझी रणनीति होती है। प्रोडक्ट असली होता है, ऐसा हुआ होगा यह माना जाता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं मैकेनिज्म में, हेडिंग लगाते हैं मैकेनिज्म, ठीक। तो क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और निम्न स्टेप में यह कार्य करता है। तो हम लिखते हैं कि क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन reaction and takes place in following steps. स्टेप फर्स्ट आता है चेन इनिशिएशन। क्या आता है? चेन इनिशिएशन। इसी को हम प्राइमरी प्रोसेस भी कहते हैं, लिख लीजिए। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस। सेक्शन ए के क्वेश्चन बनेंगे बेटा, डिफाइन प्राइमरी प्रोसेस। फोटोकेमिकल रिएक्शन में वह स्टेप जिसमें एचन्यू का एब्जॉर्प्शन होता है वह स्टेप कहा जाता है प्राइमरी स्टेप या चेन इनिशिएशन, ठीक। इसमें छोटा सा जो मॉलिक्यूल होगा वो एचन्यू को एब्जॉर्ब करेगा और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई? लिखिए, चेन इनिशिएशन में इन दिस स्टेप, आपको याद रखना होगा इस बात को कि यह प्राइमरी प्रोसेस भी कहा जाता है। इन दिस स्टेप क्लोरीन
absorbs the photon को एब्जॉर्ब करेगा एंड गेट एक्साइटेड क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट से अपने अपर स्टेट में चला जाएगा। मतलब समझिए कि क्लोरीन यहाँ मान लीजिए है, इसका ग्राउंड स्टेट है, क्या है, एच न्यू इस पर आया तो यह क्लोरीन एक्साइट होकर अपने अपर स्टेट में यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है बेटा, इसको कहा जाता है एनर्जी लेवल जिसका हाई होता है। ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी लेवल, एक्साइटेड स्टेट अपर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब इसका वाइब्रेशनल लेवल है, कैसा है, वाइब्रेशन लेवल है, जहां होमोलाइटिक फ्यूजन होगा और क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगी फ्री रेडिकल में। ठीक है, यहाँ Cl2 होगा, यहाँ पर Cl का बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, एक Cl अलग हो जाएगा, दूसरा Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। ठीक, गेट एक्साइटेड एंड promoted from lower vibrational state, इसको हम कहते हैं लोअर वाइब्रेशनल स्टेट, टू हायर वाइब्रेशनल, इसको हम कहते हैं हायर वाइब्रेशनल स्टेट। यहाँ होता क्या है बेटा, होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, ठीक, और Cl2 टूट जाता है फ्री रेडिकल में। वेयर, कहाँ ये टूट रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में। वेयर होमोलाइटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड Cl2 converted into फ्री रेडिकल मतलब क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए। ठीक, होता क्या है स्टेप देखिए, Cl2 HNO को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, HNO को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पहले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, इसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, इस Cl को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, Cl एक्साइटेड स्टेट, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यह क्लोरीन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यह क्लोरीन ले जाएगा, एक यह फ्री रेडिकल बना, एक यह फ्री रेडिकल बना। इसका यह ग्राउंड स्टेट है, यह इसका एक्साइटेड स्टेट है। ये स्टार जो लगा हुआ है दर्शाता है कि एनर्जी लेवल में यह ऊपर पहुंच चुका है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब बना क्या यहाँ आपका बन गया फ्री रेडिकल, इसीलिए कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ये काम करता है। ठीक, अब फ्री रेडिकल क्या करेगा, चेन को आगे बढ़ाएगा, जिसको हम सेकेंड स्टेप में लिखते हैं चेन प्रोपेगेशन। ठीक, अब चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा बेटा, आप इसको नोट बना लीजिए। चेन प्रोपेगेशन में क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके स्वयं वहां बैठने वाला है। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप में आते हैं, स्टेप सेकेंड लगाते हैं। होता है चेन प्रोपेगेशन, चेन का आगे बढ़ना। इस स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल रिप्लेस करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को। ठीक, इन दिस स्टेटमेंट, इन दिस स्टेप replacement of hydrogen atom from methane by chlorine free radical, ठीक, होगा क्या बेटा इसमें देखिए, CH4 से अभिक्रिया करेगा यह क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ठीक,
अब समझिए, यहां से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा और बनाएगा CH3 को फ्री रेडिकल। क्या बनाएगा? CH3 को फ्री रेडिकल बना देगा और एक HCl यहां से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि यह CH3 फ्री रेडिकल किससे अपक्रिया करेगा? Cl2 मॉलिक्यूल से, Cl मॉलिक्यूल से। यहाँ होमोलैटिक फ्यूजन होगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर। एक फ्री रेडिकल बना, इसने क्या किया? इसने क्या किया कि एक को रिप्लेस किया, अपना बैठ गया। ठीक है, अपना क्या करेगा? स्वयं बैठ जाएगा। तो एक Cl फ्री रेडिकल आपको मुक्त होगा, बनेगा क्या? CH3 Cl बनेगा और एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का मुक्त हो जाएगा। ठीक, अब जो पहला इसका पार्ट बचा था CH3Cl और जो एक फ्री रेडिकल पहले का बना था, जो पहले स्टेप में, यह अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बनाएगा CH2Cl2 और एक HCl का मॉलिक्यूल मुक्त हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? और ये कैसे बनते जाएंगे? हमेशा बनेंगे फ्री रेडिकल। ठीक, अब आप समझिए CH2Cl2 अभिक्रिया करेगा किससे? Cl और Cl से। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बनाएगा CHCl3, क्लोरीन वहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक, और एक Cl फ्री रेडिकल और निकल गया। अभी तक फ्री रेडिकल में आपने एक यहां यूज किया है, एक यहां, दो, अभी दो मेरे पास स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब आइए CHCl3 से एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का रिएक्ट होगा और क्या बना देगा? क्या बनाएगा? H रिप्ला CCl4 प्लस HCl। ठीक है, क्या बना देगा? HCl। एक क्लोरीन बची हुई है जो चेन टर्मिनेशन में काम करेगी। ठीक है, यहां से एक क्लोरीन ने इसको रिप्लेस किया, यह बनेगा फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। यहां से HCl निकलेगा ना, तो Cl3 ही रहेगा, Cl3 ही रहेगा। अब यह CCl3 एक स्टेप और इसका है, यह फ्री रेडिकल CCl3 अपक्रिया करेगा CCl से और बनाएगा आपका CCl4 प्लस एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का और मुक्त हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट में जो फ्री रेडिकल बचे हैं आपस में कंबाइन होंगे और क्लोरीन मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम स्टेप 3 में कहते हैं बेटा, जिसका नाम होता है चेन टर्मिनेशन। प्रोपेगेशन मतलब चेन का आगे बढ़ना और टर्मिनेशन का मतलब होता है चेन का अब वहीं पर रिएक्शन समाप्त हो जाना, यानी चेन अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगले स्टेप में आता है चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप याद रखेंगे आप लोग, पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपेगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में क्या होगा बेटा? द रिएक्शन जो चेन बढ़ रही है वो टर्मिनेट हो जाएगी जब आपस में Cl फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे। ठीक, द रिएक्शन चेन टर्मिनेटेड
either in the following steps। ठीक, फॉलोइंग वेज, स्टेप मत करिए, फॉलोइंग वेज। कैसे होगा कि Cl से आपस में जुड़ जाए, Cl फ्री रेडिकल Cl से जुड़ जाए तो बना देंगे Cl2। अब Cl2 बन गया तो चेन रुक जाएगी। ठीक, और या तो हो सकता है कि जब CH3 बना है फ्री रेडिकल उसी समय आपस में जुड़ जाए तब भी चेन रुक जाएगी, दूसरा हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि जब CH3 फ्री रेडिकल बना है उस समय क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो जुड़ जाए तब चेन टर्मिनेट हो सकती है। तो CH3Cl इन तीन अवस्थाओं में चेन टर्मिनेट आपकी हो सकती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन्स, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसको नोट्स बना लीजिए, अगली क्लास के लिए जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तैयारी करते रहिए, इसकी लास्ट कल आपको क्लास मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।